हेलो दोस्तों, ईडू माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ बिहार पुलिस मॉक टेस्ट का ये नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश है। तो साउथ पोल की बात हो रहा है, तो साउथ पोल पे आपका कौन किया है? पिछले साल आपका इंडिया ने किया है साउथ पोल पे, और वैसे मून पे लैंड करने वाला ये फोर्थ कंट्री है। इससे पहले आपका रसिया, चाइना और यूएसए वहाँ पे लैंड कर चुका है, लेकिन साउथ पोल पे इंडिया किया है। और ये कब किया है? तो ये किया है 23 अगस्त 2023 को। और 23 अगस्त को इंडिया में क्या मनाया जाने का घोषणा किया गया है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। अंतरिक्ष दिवस। और जिस पॉइंट पे ये लैंडर लैंड किया उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट बोला जाता है। शिव शक्ति पॉइंट। ये चंद्रयान 3 का बात हो रहा है। और चंद्रयान 2 जिस पॉइंट पे आपका क्रैश किया था उसका नाम तिरंगा पॉइंट दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है। तो ऑप्शन है विवर्तन तथा गुणता द्वारा, सेकेंड है विवर्तन तथा प्रबलता द्वारा, थर्ड है विवर्तन तथा पिच द्वारा, और फोर्थ है डी है व्यक्तिकरण तथा पिच द्वारा। तो विवर्तन आपका क्या होता है यानी डिफ्रैक्शन, और गुणता को क्या बोलेंगे? साउंड ऑफ क्वालिटी ऑफ साउंड। तो ये आपका जो आवाज़ है वो क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है और आपके डिफ्रैक्शन पे भी करता है। तो आंसर का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है? तो ए में मीटर है। मीटर किसका है? आपका डिस्टेंस यानी दूरी का इसका ऐसा यूनिट है। फिर हर्ट्स, हर्ट्स ही आपका फ्रीक्वेंसी का है मापने की इकाई। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। मीटर प्रति सेकंड किसका है? वेग का है। न्यूटन किसका है? आपका बल का ऐसा यूनिट है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति करें कि एक वस्तु को जब लंबवत की ओर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा पे मतलब क्या चेंजिंग होता है? तो आपका स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी को हम mgh से इसका फॉर्मूला होता है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? गतिज ऊर्जा ½ mv²। तो बोल रहा है कि ऊपर की ओर फेंकेंगे, जब हम इसको वर्टिकली फेंकते हैं ऊपर तो एच हाइट कवर करेगा, तो mgh है, एच पे डिपेंड करेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्थिति ऊर्जा तो इंक्रीज करेगा, लेकिन जब कुछ स्पीड से हम इसको ऊपर की ओर फेंकेंगे, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक जाने के बाद ये तो बड़े धीरे धीरे घटेगा इसका वेलोसिटी, और एक सर्टेन पॉइंट पे जाने पे लास्ट मतलब पीक पॉइंट पे 0 हो जाता है इसका वेलोसिटी। तो क्या हो जाता है? वेलोसिटी डिपेंड करता है पे क्या करता है? आपका काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है। तो वेलोसिटी घटते जाएगा, इसका मतलब आपका क्या है? काइनेटिक एनर्जी घटेगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है कि पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपार्जित आवेश के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो ऑप्शन है कि धनात्मक, उदासीन, ऋणात्मक, और पी अशुद्धि की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो आपका पी प्रकार का जो सेमीकंडक्टर है ना वो उदासीन होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और पी प्रकार के सेमीकंडक्टर में होल का जो संख्या होता है ना वो ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होता है। लेकिन वही यदि हम एन टाइप सेमीकंडक्टर का बात करेंगे तो इसमें आपका जो होल है इसका जो संख्या होगा वो कम होगा और इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। और पी टाइप कंडक्टर सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल क्या है आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है कि चूज द अपोजिट वर्ड्स गिवन बिलो। तो ऑप्शन मतलब क्वेश्चन है हाइप्ड। हाइप मतलब क्या हो जाएगा? बढ़ा होना। तो रिड्यूस्ड हो जाएगा इसका आंसर आपका मतलब घटना। नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट वॉइस सी गेव मी ए गिफ्ट। तो इसको एक्टिव को पैसिव में करना है, तो गिफ्ट है आई, तो मी का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। तो हो जाएगा आई वाज गिवन ए गिफ्ट बाय हर, सी का हर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कि वीरेन डांगवाल के अनुसार हमारे नींद में भी क्या चलता है? तो ऑप्शन है सूरज, पृथ्वी, हवा और जीवन व्यापार। तो जो इसका वीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन व्यापार हो जाएगा जो हमारे नींद में चलता है, लाइफ बिजनेस। नेक्स्ट है कि किनका जन्म ननकाना साहब में हुआ था? तो गुरु अर्जुन देव। तो गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे आपके सिख संप्रदाय के, और इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। और गुरु अर्जुन देव को ही जहांगीर ने
फांसी दिया था। उसके बाद है नेक्स्ट गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह का ही जन्म ननकाना साहब में हुआ था। ये सिख के फर्स्ट गुरु थे और इन्होंने ही स्थापना किया था सिख धर्म का। और इनका जन्म कब हुआ था? ये हुआ था इनका 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। उसके बाद है गुरु गोविंद सिंह नहीं, ये गुरु नानक का बात हो गया आपका। गुरु गोविंद सिंह तो आपके 10वें गुरु थे, 10वें गुरु। और इन्होंने खालसा पंथ का स्थापना किया था और ये लास्ट गुरु थे। और गुरु रामदास, तो गुरु रामदास आपके चौथे 4th गुरु थे। और इनको अकबर ने हरिमंदिर साहिब के लिए भूमि दिया था दान में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ननकाना साहब में जन्म हुआ था गुरु नानक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था? तो जमुई, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और सीतामढ़ी। तो रामधारी सिंह दिनकर का बेगूसराय में जन्म हुआ था। और मुजफ्फरपुर में किसका हुआ था? राम वृक्ष बेनीपुरी का। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको यदि हम निकालना चाहेंगे तो एक होता है फॉर्मूला क्या? PV = nRT होता है ना। और आपका क्या होता है? डेंसिटी = मास बाई वॉल्यूम भी होता है। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा? मास बाई रो। तो V के जगह हम यदि रख देंगे P × क्या हो जाएगा? मास अपन रो = nRT। तो क्या हो जाएगा? P बराबर क्या हो जाएगा? nRT × रो अपॉन क्या हो जाएगा? m। तो प्रेशर जो जगह आपका मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से आप यदि निकालिएगा फॉर्मूला से तो C आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कि निम्न में से ठोसों में चालकता का सही क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा चालकता किस में होता है आपका? सबसे ज़्यादा आपका होता है कंडक्टर में। दो जगह धातु में, यानी कंडक्टर होता है धातु का सबसे ज़्यादा सुचालक। और उसके बाद किसका हो जाएगा? अर्धचालक हो जाएगा और तब कुचालक होगा। तो कुचालक से सबसे ज़्यादा धातु का होगा और कुचालक से थोड़ा ज़्यादा होगा आपका अर्धचालक का। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे कोकेन प्राप्त किया जाता है? तो कोकेन, तो एराइथ्रोजाइलम कोका, डिजिटैलिस, अर्टेमिसिया और इफेड्रा। तो एराइथ्रोजोला कोका से आपका कोकेन प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है कि अल्केन C6H12 में से कितने श्रृंखला समवायी प्राप्त किए जा सकते हैं? तो C6H यानी इसका क्या फार्मूला होता है? CnH2n+2 आपका होता है अल्केन का फार्मूला। जिसमें इसका भी एक फार्मूला होता है निकालने के लिए, इसका समवायी का फार्मूला हो जाता है आपका 2n - 4 + 1 होता है। यहाँ से यदि हम n बराबर क्या है? n आपका कार्बन का जितना संख्या है उसके बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 2⁶ - 4 + 1 कितना हो जाएगा? 2⁻² + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 4 + 1 = 5 हो जाएगा आपका समवायी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैद्युत अपघटनी परिष्करण का उपयोग निम्न में से किन धातुओं के शुद्धिकरण हेतु किया जाता है? मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस का। तो ये आपको कॉपर और जिंक, जर्मेनियम और सिलिकॉन, उसके बाद है टिटेनियम का है और जर्कोनियम का है। नेक्स्ट है कि जिंक और पारा। तो किस धातु के लिए बोला जा रहा है? तो ये कॉपर और जिंक के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है आपका जो एनोड होता है, एनोड उस पर हम अशुद्ध धातु को रखते हैं, अशुद्ध धातु। और जो कैथोड होता है इस पे शुद्ध धातु होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी आकृति पिरामिडीय है? तो CH4, SO4, BF3 और PF3 है। तो CH4 तो ये चतुष्फलीय हो जाएगा, SO4 का भी चतुष्फलीय हो जाएगा। और यदि हम BF3 का बनाएं तो ये हो जाएगा आपका B, फिर यहाँ से F हो जाएगा, फिर F हो जाएगा। तो ये आपका पिरामिडल से बना रहा है। तो यही हो जाएगा आपका आंसर BF3। नेक्स्ट है कि प्रोपीन में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं? तो प्रोपीन यानी C3, इसमें कार्बन का 3 होगा N का वैल्यू। और प्रोपीन है अल्कीन, तो कितना हो जाएगा? CnH2n होता है, तो कितना हो जाएगा? C3H6 हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल लीजिए।
तो इसको हम कैसे सजाएंगे, CH2 CH, उसके बाद डबल बॉन्ड CH2, तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 और 2 5, तो 5 इसमें हो गया। और डबल बॉन्ड में कितना होता है, डबल बॉन्ड में हो जाएगा आपका एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। तो कितना निकल के आ जा रहा है, इसको यदि हम निकाल ही लें, एक सेकेंड, 1 2 3 ऐसे हो गया। फिर डबल बॉन्ड है तो इधर भी H होगा और इधर भी H होगा। फिर ये इसमें एक H हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा, वहाँ ऊपर वाले में लगता है गलत हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्मा इसमें होगा और इसमें क्या हो जाएगा, एक सिग्मा और एक पाई होता है। तो टोटल आपका हो जाएगा 8 सिग्मा और एक पाई हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर C हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला गलत था, इससे बना लीजिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग नॉन स्टिक बर्तन बनाने में होता है। तो नॉन स्टिक बर्तन बनाने में आपका ऑप्शन है पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथाइलीन, उसके बाद है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो जो आपका पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन है ना, इसी में आपका नॉन स्टिक बर्तन बनाने में काम आता है। इसको हम लोग टेफ्लॉन भी बोलते हैं, टेफ्लॉन। पॉलीविनाइल क्लोराइड का काम उपयोग करते हैं, पाइप बनाने में करते हैं। पॉलीथाइलीन है तो ये तो प्लास्टिक हो जाएगा, और पॉलीस्टाइरीन में भी प्लास्टिक से रिलेटेड सामान बनाते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोज जाने वाले तथ्यों को अस्तित्व की भविष्यवाणी की। तो ऑप्शन है न्यूलैंड्स, डोब्राइनर, मेंडलीफ और मोसले। तो मेंडलीफ ने आपका टोटल 63rd तत्व का उस समय खोज किया था, और इन्होंने स्पेस छोड़ दिया था कि आगे भी पीरियोडिक टेबल में इन्होंने जगह छोड़ दिया था कि आगे भी तत्व का कुछ खोज होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। न्यूलैंड्स क्या है, अष्टक नियम है। मोस्टली जो थे वो आधुनिक पीरियोडिक टेबल का ये निर्माता थे। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेंडलीफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच करना है, तो मक्खन क्या होता है आपका, उसके बाद प्यूमिस पत्थर, दूध और पेंट। तो दूध क्या हो जाएगा आपका, द्रव में द्रव का परीक्षण हो जाएगा, यानी C का 1। फिर उसके बाद पेंट क्या होता है, पेंट हो जाएगा आपका ठोस का द्रव में परिक्षेपण, यानी D का 2। तो C का 1 और D का 2 हो गया। फिर मक्खन है और एक क्या होता है, प्यूमिस पत्थर। तो मक्खन में क्या हो जाएगा, मक्खन हो जाएगा आपका द्रव का ठोस में परिक्षेपण, ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो इसके अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा, A होना चाहिए। आपका मक्खन का ये हो जाएगा और प्यूमिस पत्थर हो जाएगा ठोस का द्रव में, तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पेप्टाइडोग्लाइकेन उपस्थित होता है माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति में, कवक की कोशिका भित्ति में, बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में और कुछ पौधों की कोशिका भित्ति में। ये बहुत से पेप्टोग्लाइकेन होता है वो आपका बैक्टीरिया के सेल वॉल में होता है। कवक के सेल वॉल में क्या होता है, काइटिन होता है। और पौधे की कोशिका में भित्ति में क्या होता है, सेल वॉल में सेलुलोज होता है, सेलुलोज। तो आंसर किससे क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें कौन आहार संतुलित न होने के कारण होने वाला लोग, यानी बैलेंस डाइट, मतलब अच्छा भोजन नहीं मिलने से। तो पैरिया तो ये दांत का मसूड़ा फूल जाता है इसमें। दमा आपका किसके है, फंगस से होता है। मुंह का कैंसर क्या होता है आपका डेड सेल के इंक्रीज हो जाने से होता है। और कैंसर से याद आया, कैंसर को कोबाल्ट 60 का यूज करके इसके उपचार में यूज किया जाता है, कोबाल्ट 60 का। तो आपका बैलेंस डाइट किससे हो जाएगा, तो हितांजनित रोग हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन अंतःस्रावी यानी इंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है। तो एक होता है इंडोक्राइन अंतःस्रावी, एक होता है बाह्यस्रावी। तो बाह्यस्रावी के लिए ना आपका डक्ट बना रहता है, उसके थ्रू आपका एंजाइम का सप्लाई होता है बॉडी में। लेकिन जो इंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी होता है वो डक्टलेस होता है, उसमें कोई मतलब डक्ट नहीं होता है, वो ब्लड के थ्रू ही उसका मूवमेंट होता है। इसमें जो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा पैराथ्रोइड तो आपका अंतःस्रावी है। अंडाशय और वृषण ये भी इंडोक्राइन भी है, लेकिन जो ब्रूनर ग्रंथि है ये आपका एक्सोक्राइन है, तो आंसर B हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पेरिकार्डियम व हृदय के बीच कौन सा तरल भरा रहता है। तो ऑप्शन है पेरिकार्डियल द्रव, प्लुमनरी द्रव, साइनस द्रव और लसिका द्रव। तो नाम भी इसमें कुछ आ रहा है पेरिकार्डियम।
तो हो जाएगा इसका क्या ऑप्शन है पेरिकार्डियल द्रव। और लसिका द्रव क्या होता है, ये आपका वाइट ब्लड सेल से बना होता है, WC से बना होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल के दूसरे नियम स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को दर्शाया जाता है। इसमें क्या है, टेस्ट क्रॉस द्वारा, बैक क्रॉस द्वारा, एक संकर क्रॉस द्वारा और द्विसंकर क्रॉस द्वारा। तो इसमें हम द्विसंकर क्रॉस द्वारा इसके अनुसार होता है, मेंडल के दूसरे नियम के अनुसार। और मेंडल को मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर बोला जाता है और इसने मटर के पौधे पे मेंडल ने जेनेटिक्स का उसके लक्षण का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन है सेरिबेलम, सेरिब्रम, उसके बाद मेडुला ऑब्लिगेंटा और पॉन्स वेरुलाई द्वारा होता है। तो रक्तचाप, ब्लड प्रेशर और श्वसन की गति ये आपका मेडुला ओब्लांगेटा द्वारा होता है। और सेरिबेलम, तो सेरिबेलम के द्वारा क्या होता है, ये बॉडी का बैलेंस बनाता है, बैलेंस के लिए, संतुलन के लिए, पोस्चर के लिए, बॉडी के पोस्चर को कंट्रोल करता है। सेरिब्रम, सेरिब्रम आपका क्या है, ये अग्र मस्तिष्क का भाग है। तो सेरिब्रम आपका बुद्धिमत्ता, आपका इंटेलिजेंस को, क्लेवरनेस को नियंत्रण करता है। और पॉन्स वेरुलाई क्या है, ये मिड ब्रेनों में आता है पॉन्स वेरुलाई। पॉन्स मिड नहीं, ये बैक का ही है। तो इस पॉन्स के द्वारा क्या होता है, आपका रीडिंग और क्या बोलते हैं हियरिंग को बैलेंस करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 26 का। नेक्स्ट है कि वर्ष 1960 में महाराष्ट्र और डैश का गठन करके बम्बई राज्य का भाषाई आधार पर विभाजन कर दिया गया। तो आपको ही पता होगा कि भाषाई आधार पर विभाजन के लिए एक आयोग का गठन हुआ था जिसका नाम था फजल अली आयोग। फजल अली आयोग था, ये 1953 में इसको गठित किया गया था और 1955 में इसने रिपोर्ट सौंपा था। तो उसके बाद 1956 में भाषाई राज्य पे राज्यों का गठन हुआ था, पुनर्गठन भाषाई। और इसमें बोल रहा है कि वर्ष 1960 में महाराष्ट्र और किसके बीच में था, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में विभाजन कर दिया गया। और सबसे फर्स्ट जो था वो भाषाई आधार पर बनने वाला स्टेट कौन था, तो ये था आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश 1953 में ये बना था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AB रक्त समूह होते हैं। तो AB रक्त समूह में एंटीजन नहीं रहते हैं, एंटीबॉडी नहीं रहते हैं, न तो एंटीजन और न ही एंटीबॉडी पाए जाते हैं। और नेक्स्ट है कि एंटीजन तथा एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं। तो AB जो आपका ब्लड ग्रुप है ना, इसमें एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और एंटीबॉडी क्या होता है, इसको एक होता है सर्वग्राही होता है, तो नहीं हिंदी में क्या है, लेकिन ये ब्लड किसी भी ब्लड को ये एक्सेप्ट कर लेता है AB। और O जो होता है, O में आपका क्या होता है, एंटीजन नहीं होता है। O ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होता है। और O क्या होता है, डोनर होता है, ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। और AB ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। तो AB में एंटीबॉडी नहीं होता है और O में एंटीजन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है। तो पौधा में आपका जो ओवरी यानी अंडाशय से आपका फल का निर्माण होता है। और एक होता है ओव्यूल यानी बीजांड से आपका बीजांड उसको बोलते हैं, उससे बीज का निर्माण होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और वर्तिकाग्र, और वर्तिका क्या है, तो ये आपका फीमेल जो पार्ट होता है उसका पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का। और अंडाशय तीनों। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है। तो दुनिया का सबसे लंबा पेड़ ऑप्शन के अनुसार रेडवुड, चीड़, फर और देवदार। तो आंसर आपका हो जाएगा रेडवुड। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तो वृद्धि करती घास, कटे हुए पेड़, लगे हुए पेड़ और फसलों के खेत। तो फसलों का खेत हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि फसलों खेत में बहुत सारे प्लांट होते हैं और सभी को सूर्य का रोशनी इसको प्राप्त होता है, ज़्यादा एरिया है तो इसलिए सबसे ज़्यादा यही करेगा ग्रहण। नेक्स्ट है कि निम्न में से संस्थान उसके स्थान में कौन सा जोड़ा सही है। तो फर्स्ट है कि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे, राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान लखनऊ, औषधि केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली और राष्ट्रीय पोषण संस्थान मुंबई। जो राष्ट्रीय विषाणु
विज्ञान संस्थान है ना पुणे, यही आपका सही है। और राष्ट्रीय संक्रामक संस्थान आपका लखनऊ नहीं, ये दिल्ली है। उसके बाद है कि औषधि केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली नहीं, आपका लखनऊ है। और राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में है, हैदराबाद। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार को एक वस्तु को 1980 में बेचने पर 10% की हानि हुई और उसे 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो आपका एसपी दिया हुआ है 1980 यानी सेलिंग प्राइस, और हानि भी दिया है 10%। तो एक्स का 90% आपका कितना दिया है 1980। तो यहाँ से एक्स का कितना वैल्यू आ जाएगा आपका 2200 रुपया। तो एक्स क्या हो जाएगा आपका सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। उसका बाद बोल रहा है कि 15% लाभ करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो एक्स मेरा हो जाएगा कितना, मतलब सीपी है 2200, इसको आप 15% लाभ पे बेचिएगा तो कितना 115%। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, अब इसको कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 2530 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी 30 दिन बाद कार्य करना बंद कर देता है तो कार्य कुल 40 दिन में पूरा हो जाएगा। तो ए अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा, देखते हैं। ए प्लस बी किसी कार्य को कितना दिन कर रहा है, ये 36 दिन में कार्य कर रहा है। और दोनों द्वारा यदि हम एक काम को ये 36 दिन में कर रहा है, तो दोनों द्वारा हम यदि देखते हैं 30 दिन का निकालते हैं तो 30 दिन में वो कितना काम करेगा, तो आपका काम कितना करेगा 30/36 काम करेगा। यहाँ से कितना हो जाएगा 5/6 काम ये 30 दिन में करेगा दोनों मिलकर। और बोल रहा है कि बी 30 दिन बाद कार्य करना बंद कर देता है, इतना काम हुआ। तो मेरा एक काम कितना बचा हुआ है, मतलब 1 - 5/6 यानी 1/6 काम बच गया। तो इसका 1/6 काम को एक कितना दिन में करेगा, 10 दिन में काम करेगा, क्योंकि 40 दिन हो रहा था तो 10 दिन में हो जाएगा। तो 1/6 काम को एक करेगा 10 दिन में। तो मेरा टोटल काम का पूछ रहा है कि अकेले उस कार्य को, तो एक काम को कितना कर देगा 1/6 × 10, और टोटल कितना दिन में कर रहा है 10 दिन में। 1/6 काम को 10 दिन में कर रहा है ना, तो हाँ, तो 1/6 काम को 10 दिन में कर रहा है, तो एक काम को कितना दिन में करेगा, तो 10 × 6 हो जाएगा, 60 दिन में काम कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 6 परिचिनों के 5, 7, 9, अल्फा 11 और 12 माध्य है तो अल्फा का मान क्या होगा। तो मीन क्या होता है आपका, टोटल जितना आपका संख्या हो जाएगा, मतलब मीन दिया है आपका 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 + 7 + 9 + अल्फा + 11 + 12, अब बटा टोटल कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। यहाँ से आपका अल्फ़ा का वैल्यू कितना निकल जाएगा, यदि आप ज्ञात कीजिएगा तो अल्फ़ा का वैल्यू आपका आ जाएगा 10। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषद यानी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था। तो ये किया गया था आपका कब, भारत सरकार अधिनियम 1833, 1892, 1915 और 1861, यानी अप्रत्यक्ष चुनाव इनडायरेक्ट इलेक्शन का बात किया गया था आपका 1892 में। और इसमें काउंसिल में इसका पद मतलब मिनिमम 10 और मैक्सिमम 16 होना चाहिए था, उस समय ये बोला गया था। और उसके बाद है कि ये जो भारत सरकार अधिनियम 1861 है, इसमें उस पर क्या बोलते हैं अधिवेशन अध्यादेश जारी करने का इस पर बात किया गया था 1861 में। तो आंसर हो जाएगा 36 का बी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243H के अनुसार किसी राज्य को विधानमंडल निम्न निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान करता है। तो ये किसको करेगा, ये राज्य की संचित नीति होना चाहिए ना, क्योंकि ये आर्टिकल 243 आपके पंचायत से रिलेटेड है। और पंचायत में आर्टिकल 243 से 243O तक का बात किया गया है। और मैं बता दूं कि आर्टिकल 243I किससे रिलेटेड है, तो ये आपका राज्य के फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। और 243K किससे है, तो राज्य चुनाव आयोग से रिलेटेड है, चुनाव आयोग से। तो के से क्या याद रखिए,
के से हो जाएगा के कड़ी चुनाव, और 243 आई है, तो आई से आप इनकम होता है ना, तो उसी से आप याद रखिएगा कि फाइनेंस कमीशन का, स्टेट फाइनेंस कमीशन का बात करता है आई। और कमेंट करके बताइए 243D किसको डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो IMF, वर्ल्ड बैंक, UNDP और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, वाशिंगटन DC है, और वर्ल्ड बैंक का भी वाशिंगटन DC है। UNDP का मुख्यालय कहाँ है आपका, न्यूयॉर्क है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहाँ पे है, कमेंट करके बताइएगा। दावोस है, दावोस कहाँ पड़ता है वो कमेंट करके बताइए। और इसमें पूछ रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट को UNDP प्रकाशित करता है, और UNDP का स्थापना कब हुआ था आपका, 1965 में हुआ था, और 1990 में आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को प्रकाशित किया गया था फर्स्ट टाइम। और इसको बनाने में पाकिस्तान का एक अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, और भारत के अमर्त्य सेन के मदद से इसको बनाया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक में एक अधिकार होता है। तो यह है पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, साम्यवादी और मिश्रित। तो मिश्रित में तो आपका प्राइवेट और सरकार दोनों का होता है, इसमें पूंजीवादी हो जाएगा इसका आंसर कैपिटलिस्ट, जिसमें मार्केट ही डिसाइड करता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वाला वृत्त के अंतर्गत आता है, यानी प्रशांत महासागर के आपका रिंग ऑफ फायर है उसके अंतर्गत आता है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, विसुवियस, सूरत्से, सेंट हेलेना और फ्यूजियामा। तो फ्यूजियामा हो जाएगा जो जापान में है, विसुवियस आपका इटली में है, सेंट हेलेना कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए आप, कैसे, तो 196 को हम कितना लिख सकते हैं, √14, और 14 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 64, 64 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 8, तो 217, 8 कितना हो जाएगा 225, और 225 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 15, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि 5 वर्ष वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 230 हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। एक तो आपका फार्मूला है क्या, SI = P × R × T/100, इस पर का भी उपयोग करके बना सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे कर सकते हैं PRT। आप P किस पे, RT पे ही डिपेंड कर रहा है आपका SI, तो क्या हो जाएगा RT यदि निकालना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 5 और 3 यानी 15% का आपका इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो ये कितना है, यदि कोई X है तो उसका 15% ये बढ़ रहा है, और इसका वैल्यू कितना दिया है 230, तो X का 115% = क्या है 230 है। तो यहाँ से X का वैल्यू निकालिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 200 रुपया आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। इस तरह भी निकाल सकते हैं। उसका नेक्स्ट है कि 1947 में स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके के पास था। तो 1947 का जो कैबिनेट हुआ था प्रथम, उसमें तो BR अम्बेडकर को क्या मिला था आपका, विधि यानी न्याय का था, विधि का था। लियाकत अली खान है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किसका, कृषि मिनिस्ट्री थे, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन्हीं को शिक्षा विभाग का प्रभार मिला था। ये जो लियाकत अली खान है ना, इसमें नहीं, इनको इंटरिम यानी अंतरिम सरकार जब बना था ना 1946 में, तो उसमें इनको मुस्लिम लीग की तरफ से ये फाइनेंस डिपार्टमेंट मिला था, याद रखिएगा। ये 1947 में नहीं आती है, मुस्लिम लीग के मेंबर थे। उसका नेक्स्ट है कि मंदाकिनी नदी में अलकनंदा नदी मिलती है। तो मंदाकिनी नदी, अलकनंदा आपका बद्रीनाथ जो है ना, वो अलकनंदा नदी के किनारे बसा है, और जो आपका केदारनाथ है वो किस नदी के किनारे बसा है, तो केदारनाथ आपका मंदाकिनी रिवर के बसा हुआ है। तो मंदाकिनी नदी, और उसके बाद क्या बोल रहा है अलकनंदा, इसके संगम से क्या बनता है, तो इसके संगम से आपका रुद्रप्रयाग बनता है। और विष्णुप्रयाग किससे बनता है, तो अलकनंदा और किससे, धौला गंगा से मिलता है। और कर्णप्रयाग, तो कर्णप्रयाग आपका अलकनंदा प्लस पिंडार नदी है उससे। और देवप्रयाग तो अलकनंदा और भागीरथी रिवर से
मिलने से द्विपद आपका फॉर्मेशन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाता है। तो इसको ना ऑप्शन क्या है, मौसमी बेरोजगारी, उसके बाद है संपूर्ण बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी और आंशिक बेरोजगारी। तो मौसमी बेरोजगारी क्या होता है, एक ये मौसम के अनुसार होता है। जैसे ठंडा का मौसम है तो उसमें स्वेटर का ज़्यादा उसमें उपयोग होता है, तो कुछ लोग होते हैं वो स्वेटर का ही आपका ठंडी कपड़े का ही उस समय बिजनेस कर लेते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही वो सीज़न समाप्त हो जाता है उनको बेरोजगार हो जाते हैं। संपूर्ण बेरोजगारी हो जिनको कभी रोजगार का मुहैया कराया ही नहीं गया। प्रच्छन्न बेरोजगारी होता है, इसी में होता है कि आवश्यकता से अधिक लोग होते हैं, और ये कृषि क्षेत्र इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। और आंशिक बेरोजगारी क्या होता है, पार्शियल होता है कि किसी जो पार्शियल बेरोजगारी, फ्रिक्शनल भी या आंशिक, इसमें होता है कि थोड़ा टाइम के लिए होता है, यानी एक जॉब छोड़े और दूसरे जॉब का सर्च करें उसके बीच में जो होता है ना उसको फ्रिक्शनल बोलते हैं। आंशिक शायद उसी को बोलते हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति संध्याकर नंदी द्वारा रचित है। तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो गीत गोविंद किसके द्वारा, ये जयदेव के द्वारा रचित है। फिर उसके बाद अर्थशास्त्र कौटिल्य ने इसका रचना किया था। बुध चरित्र को किसने किया था, अश्वघोष ने किया था। और रामचरित या रामपाल चरित इसी को आपका संध्याकर नंदी द्वारा रचित है। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्रीडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है। तो ग्रीडा आपका ना मध्य प्रदेश का ये लोक नृत्य है, और पश्चिम बंगाल के लिए एक कीर्तन याद रखिएगा, वहाँ के लिए फेमस है। झारखंड के लिए आप याद रख सकते हैं सरहुल फेमस है झारखंड का। छत्तीसगढ़ के लिए यदि आपको याद रखना है तो पंडवानी एक नृत्य होता है। तो ये सब जो मुख्य नृत्य है वहाँ का एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक क्या है उपन्यास के लेखक कौन है। तो ऑप्शन है आपका चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी, सुधा मूर्ति, चेतन भगत और राकेश कौल। इसको द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर को मिला है, नामक उपन्यास के लेखक हैं राकेश कौल। सुधा मूर्ति का हाल ही में एक बुक आया है अभी, उसका है कॉमन येट अनकॉमन, रिसेंटली ये बुक है। और चेतन भगत का भी एक रिसेंटली बुक आया है 11 रूल्स फॉर लाइफ 400 डेज, याद रखिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय में आपका एक फर्म में कार्य करना ये तो है। नेक्स्ट है कि एक घर का निर्माण, ये भी सही है, और बाजार में मछली बेचना ये भी सही है। तो जो गृहिणी का जो कार्य है ना, जो हाउस वाइफ होती है, उनका राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम में गणना नहीं किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बूढ़ी दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, यमुना और गंगा। तो ब्रह्मपुत्र में ही आपका बूढ़ी दिहांग है, उसके बाद आपका धनसिरी है, उसके बाद आपका मानस रिवर है, और कौन सा है दिहांग दिबांग है, सोनीत है। ये सब आपका ब्रह्मपुत्र का है। गोदावरी का आप सुने होंगे वेन गंगा, उसके बाद इंद्रावती, ये सब याद रखिएगा। यमुना में आपका आ जाएगा चंबल, केन बेतवा हो जाएगा, बेतवा हो जाएगा, सिंध हो जाएगा, ये सब यमुना का है। गंगा में क्या हो जाएगा, गोमती हो जाएगा, घाघरा हो जाएगा, गंडक हो जाएगा, कोसी हो जाएगा, ये सब आपका गंगा का ट्रिब्यूटरी है। उसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था। तो जियाउद्दीन बर्नी, गयासुद्दीन बलबन और अमीर खुसरो। और नेक्स्ट है कि अब्दुल रहीम खान खन्ना। तो आपका जियाउद्दीन बर्नी, गयासुद्दीन बलबन और अमीर खुसरो, ये तीनों सल्तनत पीरियड के, ये तो गयासुद्दीन बलबन आपके शासक थे, लेकिन जियाउद्दीन बर्नी और अमीर खुसरो ये दोनों वहाँ कवि थे। तो सल्तनत पीरियड के तीनों है। अब्दुल रहीम खान खन्ना है ना, यही आपका अकबर के शासनकाल का है, और ये किसका पुत्र था, तो अकबर को जो इसने पाला पोसा था ना, उसी का ये पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका असम है, सिक्किम है, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल। तो किसका, इसका आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में है तवांग मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उमानंद असम में स्थित एक क्या है, द्वीप है, घाटी है, झील है और नदी है। तो उमानंद एक द्वीप है असम की, और असम में एक एशिया यानी विश्व की सबसे बड़ी
नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है, वो भी कहाँ पे है? असम में भी है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए कितने समय तक समय समय पर बैठक की? तो आपका संविधान 26 नवंबर 1949 को रेडी हो गया था, और ये 9 दिसंबर 1946 से इसका फर्स्ट बैठक हुआ था। तो उस समय टोटल हमको 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था, तो ये लगभग आपका 3 वर्ष के बराबर था, तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, उनका संबंध किस देश से है? स्पेन, सर्बिया, स्लोवाकिया और स्वीडन। तो नोवाक जोकोविच है वो सर्बिया के खिलाड़ी है, और इन्होंने 24 ग्रैंड मास्टर मतलब 24 आपका कप जीतने वाला सबसे बड़ा खिलाड़ी है टेनिस के। उसका नेक्स्ट है कि थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? थोसेघर ऑप्शन है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा और महाराष्ट्र। तो आंसर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र का है थोसेघर जलप्रपात। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से था? तो न्याय से कौन थे? तो कपिल ऋषि गौतम था, ऋषि गौतम मुनि थे। वैशेषिक से क्या थे? ऋषि कनाद थे। और सांग से आपका ऋषि कपिल थे, तो आंसर सी हो जाएगा। और मीमांसा किससे था? मीमांसा से थे जैमिनी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा की वर्धा योजना कब लागू किया गया था? 1927, 1937, 1941 और 1947। तो आपका जो वर्धा योजना है ना 1937 में महात्मा गांधी के द्वारा लाया गया था, और उस समय डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इसका प्रपोजल तैयार किया था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है? तो कौन सा है आपका भाग? तो आर्टिकल 9 क्या है? भाग 9 क्या है आपका? 9 आपका पंचायत से रिलेटेड है। और भाग 10 आपका SC ST से रिलेटेड है। और भाग 8 किससे रिलेटेड है? तो ये आपका हो जाएगा यूनियन टेरिटरी से है, यानी यूटी से है। और भाग 12 इसी से आपका ये फाइनेंस का रिलेटेड है, यानी वित्त का। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था? तो आंग्ल नेपाल युद्ध कब लड़ा गया था आपका? तो 1814 से 16 में। और 1816 में ही सुगौली की संधि हुआ था। उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो tan 40 अपन cosec 50। तो tan 40 को हम tan 40 रहने देते हैं। cosec 50 को हम क्या लिख सकते हैं? sin 51 अपन sin इक्वल टू cosec हो जाएगा। उसी तरह cot ये स्क्वायर में है, उसका बाद cot 40 को हम 40 रहने देते हैं। से इंटू sec 50 को क्या कर देंगे? इसको हम कर देंगे आपका cos 50। फिर tan 40 को क्या लिख देंगे हम? sin 40 अपन क्या हो जाएगा? cos 40। और ये जो sin 50 को हम क्या लिख सकते हैं? sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा। तो cos 40 हो जाएगा। इसी तरह cot को लिख सकते हैं cos 40 अपॉन क्या हो जाएगा? sin 40 हो जाएगा। और इधर cos 50 था, cos अपन sin हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका sec का? तो cos यहाँ 50 था, तो cos 50 को हम क्या लिख सकते हैं? cos 90 माइनस थीटा को sin थीटा, तो इसको हम लिख देंगे क्या? sin 40 हो जाएगा ये। तो ये से ये कट गया और ये कट गया, तो और ये स्क्वायर में है, तो sin स्क्वायर थीटा जो cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। तो आंसर डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कि एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या के मापों का अंतर 37 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का परिधि यानी परिधि को हम क्या लिख सकते हैं? पाई इंटू डी भी लिख सकते हैं। और इसमें से आपका त्रिज्या, तो त्रिज्या को क्या लिख सकते हैं? d/2, डायमीटर बाई 2। तो इसको हम 37 है। तो यहाँ से यदि हम क्या d कॉमन ले लेते हैं तो पाई का वैल्यू रख देंगे क्या? 22/7 और माइनस क्या हो जाएगा? 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 37। तो यहाँ से d का वैल्यू क्या आ जाएगा? 7 दूना 14, तो 22 दूना 44 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 37/14 हो जाएगा। और यहाँ पे 37 है तो ये कट जाएगा। d का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। और एरिया यदि निकालना हो तो पाई r स्क्वायर लिख सकते हैं, या इसको पाई/4 d स्क्वायर भी लिख सकते हैं।
तो पाई/4 को कितना लिख सकते हैं, 22/7 इंटू 1/4, और डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 14 इंटू 14, तो कितना हो जाएगा, 7 से 7 दूना 14 हो जाएगा, 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 14, तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 दूना 14, 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। डायमीटर आपका 14 रहा है, तो वहाँ से भी आप एरिया निकाल लीजिएगा, ये दिक्कत होगा तब। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निर्देशांक अक्षों और रेखा 2x + 3y = 6 दिया हुआ है, इससे त्रिभुज बनाना है और उसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, यदि ax + by = यदि c है तो इसका एरिया का फार्मूला हो जाता है आपका हाफ इंटू क्या होता है, c²/ab। तो यदि यहाँ से देखा जाए तो c वैल्यू क्या है आपका, ये c हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये आ जाएगा, तो 1/2 इंटू c का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 इंटू 6 हो जाएगा, और ए बी कितना दिया हुआ है 2 इंटू 3, तो 2 3 6 से 6 गया, और ये 2 से 3, यानी आंसर कितना हो जाएगा 3 वर्ग की इकाई आ जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक धन पूर्णांक k को 18 से विभाजित किया जाता है तो शेष 9 प्राप्त होता है, और फिर उसी k को 6 से विभाजित करने पर प्राप्त होने वाला शेष क्या होगा। तो इसको क्या करेंगे हम, इस 9 को 6 से डिवाइड कर देंगे, जितना शेष बचेगा ना वही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कलश में 10 काली गेंद और 5 सफ़ेद गेंदें हैं, तो कलश से एक बाद एक करके बिना बदले 2 गेंदें निकाली जाती है, तो निकाली गई दोनों गेंदों के काली होने की प्रायिकता क्या है। तो एक कोई कलश है, इसमें आपका 10 जो है ना ब्लैक बॉल है, और 5 आपका वाइट बॉल है 5, तो टोटल कितना बॉल है 15 बॉल हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि 10 बॉल काली है, उसमें एक एक करके निकालना है, तो यदि 10 बॉल काली है तो हम एक बार निकलेंगे तो क्या हो जाएगा 10c1, और है तो इसमें गुना कर देंगे, और फिर 10 के बाद आपका एक निकल गया तो कितना 9 बचा, फिर 9 से एक निकालेंगे तो 9c1, और टोटल कितना हो जाएगा आपका, पहले 15 था तो 15 से एक निकालना था, और फिर उसके बाद 14 बचा, तो 14 से फिर हमको एक निकालना है, तो 14c1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा 10 × 9/15 × 14, तो 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 3 से 3 तिहाई 9, और उसके बाद क्या 2 सते 14, यानी 3/7 इसका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका 3/7। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना महाबोलिस के विचारों पर आधारित थी, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपका कब आया था, फर्स्ट आया था 1951 से 56, और दूसरा हो जाएगा क्या 1956 से 61, तो ये तो सही है, फर्स्ट आपका हैमर डेवाल मॉडल पे था। नेक्स्ट है कि महानोबोलिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला, तो ये भी सही है, लेकिन आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि असत्य कौन है, तो दोनों सही है, असत्य कोई नहीं है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो उस समय के अनुसार जो कार्यकारी है, तो उस समय था आपका कौन, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल थे, लेकिन अभी जो करंट का देखा जाए तो करंट में आपका है जस्टिस संजीव खन्ना अभी नालसा के अध्यक्ष हैं। और नालसा का यदि फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या होता है, नेशनल हो गया, उसके बाद एल से क्या हो जाएगा लीगल, नेशनल लीगल सर्विस, ए से सर्विस होगा, और ए से क्या हो जाएगा अथॉरिटी, तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी हो जाएगा नालसा का फुल फॉर्म, पूछ भी सकता है एग्जाम। नेक्स्ट है कि जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जीमैक्स का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, उसके बाद दक्षिणी चीन सागर, उसके बाद है आपका अरब सागर, और नेक्स्ट है आपका जापान सागर, तो ये आपका बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है कि लौह अयास्की की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक और महाराष्ट्र, तो आपका जो बादाम पहाड़ है ना ये उड़ीसा में है। उसके अलावा आपका गुरु महिसानी भी आपका उड़ीसा में है। उसके बाद बेलाडीला का नाम सुने होंगे, आपका बेलाडीला आपका कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद कर्नाटक में क्या है, कुद्रेमुख है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है, तो तेजस क्या है आपका, तो तेजस आपका ऑप्शन है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, परमाणु पनडुब्बी, स्वदेशी विमान वाहक पोत, और इनमें से कोई नहीं, तो यह है आपका
LCA है, यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। आंसर ए हो जाएगा। और तेजस नाम कौन दिया था? तो तेजस नाम आपके अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था नाम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ यानी इस्कॉन मंदिर है, तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन है कि श्री वेदांत स्वामी प्रभुपाद, श्री चैतन्य, उसके बाद है श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती और श्री रामाकृष्ण। तो इस्कॉन का स्थापना आपका 1966 में हुआ था। और किसने किया था? तो ये स्वामी प्रभुपाद ने किया था। तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रदेश तो किस अधिवेशन से, किस अधिनियम से है? तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम, 1909, 1919 और 1935। तो 1892 में क्या है? इनडायरेक्ट इलेक्शन का बात किया गया है। 1909 में क्या है? मार्लो मिंटो रिफॉर्म से रिलेटेड है। 1919 में किस में? चैम्सफोर्ड रिफॉर्म से है। और 1935, तो 1935 में ही ना आपका प्रांतीय स्वायत्तता दिया गया था, यानी स्टेट में। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? डी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? एक होता है आपका प्रत्यक्ष कर और एक क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर। तो पूछ रहा है कि प्रत्यक्ष कर वो होता है जो आप डायरेक्ट सरकार को देते हैं, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है किसी का। तो आप डायरेक्ट संपत्ति कर यानी वेल्थ टैक्स भी देते हैं, इनकम टैक्स भी सरकार आपसे डायरेक्ट लेती है, कॉर्पोरेट टैक्स भी, व्यवसाय कर भी लेती है। लेकिन जो आपका GST है ना, वस्तु और सेवाओं पर कर, आपका GST जो अब हो गया है, ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स हो गया है। और GST भारत में कब हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 में आपका ये लागू हुआ था। और सर्वप्रथम 1954 में आपका फ्रांस में GST का प्रोविज़न आया था। और एक और है कि GST को भारत में सबसे पहले किसने रेटिफाई किया था? तो असम की सरकार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? चंबल, सरदार सरोवर, हीराकुंड और कोसी। तो गांधी सागर बांध आपका चंबल रिवर से रिलेटेड है। और सरदार सरोवर नर्मदा रिवर पे है। हीराकुंड आपका महानदी रिवर पे है, उड़ीसा में है। और यह भारत की सबसे लंबी बांध है हीराकुंड। तो आंसर क्या हो जाएगा? चंबल हो जाएगा। उसका नेक्स्ट है कि भारत की संसद में पहला लोकदल विधेयक कब पेश किया गया था? तो भारत में लोकदल विधेयक आपका 1975 है, 1968 है, 1972 है और 1965। तो 1968 में आपका सर्वप्रथम किया गया था। और वर्ल्ड में ये सबसे पहले कहाँ आया था? तो ये स्वीडन में आया था, याद रखिएगा। और इस समय आपका करंट में लोकपाल कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती है। प्रदीप कुमार मोहंती। आप लोग से तो क्वेश्चन पूछा जाता है तो रिप्लाई देते ही नहीं है, जिससे अच्छा कि हम ही बता दें आपको। नेक्स्ट है कि भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते। नेक्स्ट है सभी के लिए समान न्याय। थर्ड है कि यतो धर्मस्थो जय। और चौथा है कि योगाक्षेमम वह्यन्यम। तो जो सत्यमेव जयते हैं ना आपका, ये भारत सरकार का है, यानी भारत कहीं भी आप देखते होंगे सम्मेलन होगा, वहाँ पे आपका भारत सत्यमेव जयते लिखा गया रहता है। और ये आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है, मुंडका उपनिषद से। उसके बाद है कि यतो धर्मस्य जय, यही है जो आपका उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य है। और ये गीता में कितना बार इसका उपयोग किया गया है। और डी है क्या कि योगाक्षेमम वह्यम, यह किसका है? तो ये है आपका LIC का। इसका नेक्स्ट है कि राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है? तो ऑप्शन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के महाधिवक्ता और राज्य के राज्यपाल। तो राज्य के ये राज्यपाल को ही इसका अधिकार है। और ये आर्टिकल कितना के अंदर आता है? ये आर्टिकल 200 के अंतर्गत आता है। कंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट के लिए छोड़ दिया जाता है। और एक आप आंसर बताइए, क्वेश्चन बताइए क्या आंसर कि राज्य के महाधिवक्ता आपका किस आर्टिकल में ये आता है? कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है कि कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? तो फर्स्ट है नाथुला, उसके बाद है अघिल दर्रा, फिर चांगला और जोजिला। तो नाथुला दर्रा कहाँ है? नाथुला आपका सिक्किम में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अघिल दर्रा और चांगला दर्रा ये दोनों आपका लद्दाख में है। और जोजिला कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। उसका नेक्स्ट है कि निम्नलिखित करों में से किसे गंतव्य आधारित कर कहा जाता है? गंतव्य आधारित कर। तो गंतव्य आधारित कर बोला जाता है आपको बिक्री कर, निगम कर और उत्पाद कर, उत्पाद शुल्क। ये सारे तो आपको किस में आ जाता है? ये अलग, लेकिन वस्तु एवं सेवा कर जो है ना, इसी को गंतव्य आधारित कर बोला जाता है।
और जीएसटी इसके अंतर्गत आ जाता है, ये वस्तु एवं सेवा कर। और जीएसटी आपका किस संविधान संशोधन के थ्रू इसको लाया गया था, तो इसको 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये आया था। और उसके बाद है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ऑप्शन है अवध, लखनऊ, बंगाल और बॉम्बे। तो 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना किसने किया था, एक थे आपका आत्माराम पांडुरंग, ये थे, और इनके साथ भी एक और थे बालकृष्ण जायकर, बालकृष्ण जायकर, ये दोनों ने मिलकर आपका परमहंस मंडली का स्थापना किया था, कहाँ पे, बॉम्बे में। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीरशैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो ऑप्शन है बासवन्ना, सुंदरा, संबंदरा और चिन्नम्मा। तो ये बासवन्ना ने किया था, तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है, तो सबसे ज़्यादा यदि जनसंख्या घनत्व यूनियन टेरिटरीज का बात करें तो वो तो आपका दिल्ली का है, लेकिन सबसे कम कहाँ का है, आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, उस समय 46 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, अंडमान और निकोबार। और यदि एरिया पूछा जाए, भले सॉरी आपका सबसे ज़्यादा जनसंख्या, तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, आपका हो जाएगा दिल्ली का है, लेकिन सबसे कम हो जाएगा आपका लक्षद्वीप का, लेकिन घनत्व में सबसे कम अंडमान का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 जून 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है आपको किसको, जॉब किर्बी, सेलेस्ते सावलो, रूबीना सेबले और सबरीना सिद्दीकी। तो सेलेस्ते सावले को बनाया गया। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है, न्यूयॉर्क, मॉन्ट्रियल, कोपेनहेगन और ग्लासगो। तो ये न्यूयॉर्क में मनाया गया था। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार। तो जीआई टैग मिर्चा चावल आपके बिहार को मिला है, ये पश्चिमी चंपारण का चावल है। नेक्स्ट है कि सीबीआईसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो सीबीआईसी का अभी जो अध्यक्ष है संजय कुमार अग्रवाल है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2023 में केंद्रीय कैबिनेट ने 6.4 लाख गाँवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने हेतु कितने राशि की मंजूरी दी है, तो ये दी है आपकी 1.39 लाख करोड़ का, और ये भारत नेट योजना इसके अंतर्गत आता है, ब्रॉडबैंड सेवा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो आई केम हेयर स्टरडे, आई हैव कम हेयर स्टरडे, आई हैड कम हेयर स्टरडे और आई कम हेयर स्टरडे। तो इसमें आपका कौन सा सही है, तो आपका इसमें सही हो जाएगा कौन सा, आई केम हेयर स्टरडे होना चाहिए, तो आंसर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कि चूज द मीनिंग ऑफ द इडियम इन वंस एंड टूज, तो इन स्मॉल नंबर्स, बाय अनफेयर मीन्स, टू काउंट रिसोर्सेज और लार्ज मार्जिन। तो इन वंस एंड टू में क्या होता है, एक या दो, मतलब इसका आंसर क्या होता है, बहुत कम संख्या, इन स्मॉल नंबर्स, इक्का दुक्के। नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो ए प्लेस फॉर रेसलिंग, सिमेट्री कहाँ होता है, कब्रिस्तान को बोला जाता है। हैंगर किसको बोला जाता है, जहाँ पे आपका ये बंदरगाह जहाज को रखने वाले जगह को बोलते हैं। और उसके बाद एरीना, जो बॉक्सिंग होता है उसी को एरीना बोला जाता है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि देयर वेयर ए टाइम व्हेन साइंटिस्ट टुक दिस मिथ सीरियसली, तो इसमें आपका ईरर देखना है, तो देयर वेयर नहीं हो जाएगा, देयर वाज हो जाएगा, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट वर्ड, तो द स्टोरी डैश मी टू मेकअप माइंड, तो आपका स्टोरी क्या करता है, इंस्पायर करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से कौन सा गैस भरा जाता है, तो ऑप्शन के अनुसार आपका हो जाएगा हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है और नाइट्रोजन। तो ऑप्शन के अनुसार आपका नाइट्रोजन हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। नेक्स्ट है कि प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो प्रकाश बल्ब में आपका टंगस्टन वायर, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। और नाइक्रोम का उपयोग किस में करते हैं हम लोग, हीटर में करते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है, तो लोहा है, एल्युमिनियम है, चांदी है और तांबा। तो इस चारों में आपका चांदी में सबसे ज़्यादा चालकता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हाईएस्ट होता है इसमें। उसके बाद है कि यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह कौन सा है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, डबल लेंस और अवतल दर्पण।
यदि फोकस लंबाई में पॉजिटिव शो कर रहा है तो ये आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा, और उत्तल दर्पण रहता है तो आपका माइनस में शो करता है। और उत्तल दर्पण क्या होता है? आपका उभरा हुआ दर्पण होता है ऐसे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 प्रतिरोध को, जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है, तो इसको निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो इसको यदि निम्नतम प्रतिरोध बनाना है तो सीरीज में करेंगे तो क्या हो जाएगा? सीरीज में नहीं, इसको समानांतर श्रेणी में हमको करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/r इक्विवेलेंट क्या होता है? 1/r1 जो 1/r2 जो डॉट डॉट होता है, यदि हम निकालें तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/1/5 प्लस इसी तरह 1/1/5, ऐसे 5 टाइम हो जाएगा। तो इसको करिएगा तो कितना आ जाएगा? 5/1/5 यानी 25/1 हो जाएगा। लेकिन ये किसका वैल्यू है? 1/r इक्विवेलेंट का। तो r इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 1/r इक्विवेलेंट इक्वल 25/1 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर आ जाएगा आपका 1/25 ओम आ जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिलोकी किस समास का उदाहरण है? त्रिलोकी यानी जिस समास में आपको संख्या का बोध कराएगा ना, वो आपका द्विगु समास होगा। त्रिलोकी जो आएगा आपका द्विगु समास हो जाएगा। द्वंद्व में आपका जैसे माता पिता हो गया, माता पिता जहाँ पे और को करता है, माता और पिता यानी माता पिता, भाई बहन, भाई और बहन, मतलब उसमें और छिप जाता है, वहाँ पे आपका द्वंद्व हो जाता है। तत्पुरुष समास है और कर्मधारय है, देख लीजिएगा। राजसु में कौन सी विभक्ति है? तो राजसु में आपका सप्तमी विभक्ति होता है। और नेक्स्ट है और लास्ट है कि धनहीन किस समास का उदाहरण है? धनहीन यानी धन से हीन, तो ये आपका तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। तो ये रहा 100 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट का ये सॉल्यूशन है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को डील किया गया है, इसलिए आपका टाइम लिमिट बढ़ गया होगा। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और आप लोग कमेंट में तो आंसर जवाब देते ही नहीं हैं, इसलिए इस बार मैं एक ही क्वेश्चन पूछा हूँ, तो उसका तो कम से कम आप रिप्लाई कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।